बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रेप्टाइल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ रेप्टाइल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो रेप्टाइल्स की बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसका डिस्चार्ज होना जो है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन शामिल हैं। जो किडनी है रेप्टाइल की वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि फ़िश और एम्फीबियन की किडनी होती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल का जो बॉडी साइज़ है वो बड़ा होता है जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिक रेट भी हाई होता है। अब ये जो किडनी है, अब इसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो जो किडनी है वो क्या करेगी, उसमें से जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है वो बॉडी से जब बाहर निकलेगा तो उसमें थोड़ी सी अमाउंट में पानी भी शामिल होगा। इसमें जो किडनी है उसमें बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स शामिल हैं। नेफ्रॉन्स हम किसको कहते हैं, मैनी फ़िल्टरिंग यूनिट्स आर नोन एज दी नेफ्रॉन्स। तो ये फ़िल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जो किडनी में पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि रेप्टाइल्स की जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक किडनी है। मेटानेफ्रिक किडनी हम कहते हैं मैच्योर किडनी। जो अडल्ट रेप्टाइल की किडनी है, फंक्शनल किडनी, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे मेटानेफ्रिक किडनी कहा जाता है। अब इसका जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम पे ये किस तरह से डिपेंड करता है कि ये डिलीवर करता है ज़्यादा ब्लड को किडनी में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को किडनी में ये डिलीवर कर रहा होता है। और इसकी जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ब्लड को फिल्टर करती है। अब मैकेनिज़्म क्या है एक्सक्रीशन का, कि जो रेप्टाइल्स है वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। जो खुश्की पे रहने वाले जानदार हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। ये नॉन टॉक्सिक होता है, गैर जहरीला होता है और इनसॉल्युबल होता है पानी में, ठीक है। जो यूरिनरी ब्लडर है और या फिर हम कहते हैं क्लोकल वाल, वो क्या करती है, वो पानी को रीअब्जॉर्ब करती है। इसका जो यूरिक एसिड होता है वह स्टोर हुआ होता है पेस्ट लाइक फॉर्म में। पेस्ट लाइक फॉर्म में होता है यानी कि सेमी सॉलिड होता है। नॉन टॉक्सिक यूरिक एसिड कैन बी स्टोर्ड इन एग मेम्ब्रेन। इसका जो नॉन टॉक्सिक यूरिक एसिड है वो कहाँ पर स्टोर होता है, एग की मेम्ब्रेन में स्टोर होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि द डेवलपमेंट एम्ब्रियोज इज़ पॉसिबल इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो खुश्की में ये जो एनिमल हैं ये खुश्की में डेवलपमेंट कर सकते हैं एम्ब्रियोज़ की। वो किस वजह से कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो नॉन टॉक्सिक यूरिक एसिड है वो स्टोर्ड हुआ होता है इसकी एग मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मो रेगुलेशन में अडेप्टेशंस देखनी है रेप्टाइल्स की कि वो किस तरह से जो है वो पानी की कमी को पूरा करते हैं या पानी को रिड्यूस होने से बचाते हैं, पानी को कम होने से बचाते हैं बाय एवेपोरेशन। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सकता है। इसमें इंटरनल रेस्पिरेटरी सर्फेसिस होती हैं और इसमें इम्परमिएबल एक्सपोज्ड सरफेस होती हैं। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि इसमें से कोई भी फ्लूइड जो है वो पास आउट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसका जो बिहेवियर है वो भी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में और वाटर को कंजर्व करने में, वाटर को जो है स्टोर करने में, महफूज करने में भी हेल्प करता है। मोस्टली रेप्टाइल होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं। वो दिन के टाइम बाहर नहीं आते, वो रात के टाइम बाहर आते हैं जिसे हम नॉक्टर्नल कहते हैं। दिन के टाइम वो बोरोज वगैरह में रहना पसंद करते हैं जिसकी वजह से उनमें वाटर लॉस जो है वो कम होता है। 6 पॉइंट में बताया हुआ है कि जब पानी अवेलेबल होता है तो रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपने लिम्फेटिक स्पेसिस में। लिम्फेटिक स्पेसिस कहाँ पर पाई जाती हैं, लिम्फेटिक स्पेसिस आर प्रेजेंट अंडर द स्किन और इन द यूरिनरी ब्लडर। तो लिम्फेटिक स्पेसिस जो हैं वो स्किन के नीचे या फिर जो है वो यूरिनरी ब्लडर में पाई जाती हैं। मोस्टली जो लिजर्ड्स हैं उनके पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम साल्ट ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये साल्ट ग्लैंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, बिलो द आइज़ ये साल्ट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और इन ग्लैंड्स का क्या काम होता है, रिमूव करते हैं बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा साल्ट होता है उसे रिमूव करने का ये काम करते हैं। हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेप्टाइल की। जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और इनमें एमनियोटिक एग होता है। एमनियोटिक एग हम कहते हैं कि इसके एग पे जो है एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो एमनियोटिक एग कहलाती है। सो एमनियोटिक एग जो है ये कम्प्लीटली वाटर से इंडिपेंडेंट नहीं होता। इसके जो एग शेल है उसमें छोटे छोटे जो हैं वो सुराख होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। दे अलाउ द गैस एक्सचेंज बट इट अलाउज़ वाटर टू एवेपोरेट, ठीक है, ये गैस एक्सचेंज का भी काम कर रहे हैं और वाटर को भी अलाउ करते हैं कि वो एवेपोरेट हो सके। एमनियोटिक एग्स जो है ये इनको ज़रूरत होती है लार्ज अमाउंट में एनर्जी की। और जो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, इन एग्स को इनको मिलती है पेरेंट्स जो खाना खा रहे हैं, पेरेंट्स जो खुराक लेते हैं वहाँ से इनको जो है वो एनर्जी मिल रही होती है।
अब जो रेप्टाइल्स हैं उनमें तमाम रेप्टाइल्स में तो पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनमें पेरेंटल केयर जो है वो प्रेजेंट होती है। और ये एग्स को कहाँ पर रखते हैं, ये जो एग्स हैं उनको हाई ह्यूमिडिटी, जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे एग को स्टोर करते हैं, एग को रखते हैं। नेक्स्ट इसकी फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है। रेप्टाइल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगी, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। द प्रोटेक्टिव एग मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड अराउंड द एग। अब इनके जो एग है उसके गिर्द एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसे प्रोटेक्टिव एग मेम्ब्रेन हम कहते हैं। अब जितने भी मेल रेप्टाइल्स हैं उनमें एक ऑर्गन पाया जाता है। मेल रेप्टाइल्स के पास एक ऑर्गन है जिसको हम इंटरमिटेंट ऑर्गन बोलते हैं। इंटरमिटेंट ऑर्गन जो है ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसफ़र करता है स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ये जो इंटरमिटेंट ऑर्गन है ये टॉर्टराज में एब्सेंट होता है, टॉर्टराज में ये मौजूद नहीं होता। लिजर्ड और जो स्नेक्स हैं उनमें पेयर्ड हेमीपेनिस पाई जाती है उनकी टेल की बेस पे, उनकी टेल के नीचे बेस पे जो है एक हेमीपेनिस पाई जाएगी। ये हेमीपेनिस जो है ये जो हमने बात की है इंटरमिटेंट ऑर्गन, उसका ही ये पेयर होता है। और ये इनकी बॉडी से इनसाइड, इनकी बॉडी के इनसाइड जो है ये इरेक्ट हुई होती है, एक फिंगर की तरह जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। के जो गुनेड्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। गुनेड्स हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, जैसे कि टेस्टिस की हम बात करते हैं मेल्स में पाए जाती हैं और ओवरीज जो हैं वो फीमेल में पाई जाती हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो गुनेड्स कहलाते हैं। अब इसमें डक्ट है जो ट्रांसफ़र करती है स्पर्म को क्लोका में, ठीक है। A pair of duct transfer sperms into the cloaca in males. The female may store sperm in seminal receptacle. तो मेल जो है वो स्पर्म को कहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, क्लोका में। अब जो फीमेल है वो स्टोर कहाँ पर करती है इन स्पर्म को, सेमिनल रिसेप्टिकल में। यानी कि जब कॉपुलेशन हो जाती है, कॉपुलेशन कहा जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को कॉपुलेशन कहते हैं। तो सेमिनल रिसेप्टिकल जो है वो स्टोरेज ऑर्गन है फॉर मेल गैमीट, यानी कि स्पर्म को स्टोर करने का जो ऑर्गन है वो सेमिनल रिसेप्टिकल है। तो जब कॉपुलेशन हो जाती है तो फीमेल कहाँ पर स्टोर करती है स्पर्म को, सेमिनल रिसेप्टिकल में स्टोर करती है। अभी जो सिक्रीशंस है, सेमिनल रिसेप्टिकल में कुछ सिक्रीशंस होती हैं जो इस एग को नरिश करती हैं। जो स्पर्म है वो स्टोर्ड होता है अप टू 4 ईयर्स। यहाँ पे अब कुछ ईयर्स के बारे में बताया हुआ जो MCQs में पूछा जा सकता है कि स्पर्म स्टोर्ड होता है टर्टल्स में 4 ईयर्स तक, जबकि स्नेक्स में 6 ईयर्स तक स्टोर हो सकता है। अब हमने बात की थी हाइबरनेकुला की लास्ट लेक्चर में। हाइबरनेकुला में हमने कहा था कि ग्रुप्स की फॉर्म में कुछ रेप्टाइल्स रहते हैं और जो है वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जिसे हाइबरनेकुला कहते हैं। तो अब इंडिविजुअल जो है इनके जो हाइबरनेकुला है उनका ग्रुप किस मौसम में बनता है, तो ख़ज़ां में, फॉल में हम कहते हैं कि आफ्टर कॉपुलेशन जो है हमने बात की है कि इनका जो इंडिविजुअल ग्रुप है वो हाइबरनेकुला इन द फॉल एंड कॉपुलेशन टेक्स प्लेस, यानी कि फॉल के मौसम में कॉपुलेशन कर रहे होते हैं और ग्रुपिंग हो रही होती है जिसे हाइबरनेकुला बोलते हैं। फीमेल स्टोर करती है स्पर्म को और फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट होती है वो किस मौसम में होती है, वो स्प्रिंग के मौसम में होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, जो अपर रीजन है ओविडक्ट का वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। ओविडक्ट ओपन होती है क्लोका में और ग्लैंडुलर रीजन जो है वो ग्लैंडुलर रीजन ऑफ द ओविडक्ट सिक्रीट अल्ब्यूमिन एंड द एग शेल। तो इसके जो ग्लैंडुलर रीजन्स हैं ओविडक्ट के वो सिक्रीट करते हैं एल्ब्यूमिन को और एग का जो शेल है उसे सिक्रीट करते हैं। इनका जो शेल होता है वो टफ होता है और फ्लेक्सिबल होता है। एग शेल इज़ कैल्शियस, एग शेल जो है वो कैल्शियम से मिलकर बना हुआ होता है। और रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो उसमें ये रिजिड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस की। पार्थिनोजेनेसिस हम कहते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थिनोजेनेसिस अकर होती है 6 फैमिलीज ऑफ लिजर्ड एंड 1 स्पीशी ऑफ स्नेक्स, एक स्नेक की स्पीशी में और जो लिजर्ड की 6 फैमिलीज़ हैं जिसमें पार्थिनोजेनेसिस होती है। इन स्पीशी में मेल मौजूद नहीं होता, ठीक है, मेल यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। जो पॉपुलेशन है पार्थेनोजेनेटिक फ़ीमेल की, उनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत हाई होता है। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रेप्टाइल्स डाइड इन द कोल्ड विंटर एंड सर्वाइविंग रेप्टाइल्स कैन रीपॉपुलेट रैपिडली इन
विंटर। कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जो रेप्टाइल्स की वो बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तो मर जाती हैं, जो बाकी सर्वाइव करती हैं रेप्टाइल्स वो सर्दियों के मौसम में जो है वो बहुत ज़्यादा रीपॉपुलेट करने की कोशिश करती हैं। अब नेक्स्ट इसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर किस तरह से है। तो रेप्टाइल्स का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। मेल एक्टिवली सीक फीमेल, मेल जो है फीमेल का पीछा करते हैं। कॉर्टशिप बिहेवियर जो है वो सेक्सुअल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में आते हैं कि जो कुछ मेल्स हैं वो डिस्प्ले करते हैं हेड बॉबिंग को। हेड बॉबिंग हम किसको कहते हैं कि ये सर को ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, सर को ज़मीन पे ऊपर नीचे मारेंगे, ठीक है, जिसे हेड बॉबिंग कहा जाता है। या फिर कुछ मेल्स होते हैं जिनके ऊपर इनकी जो ब्राइट पैचेस होते हैं, इनकी धारियाँ जिसे आप कहते हैं, पैचेस बने हुए होते हैं मुख्तलिफ कलर्स के उनके थ्रोट पे, या फिर इनकी जो स्किन है वो बहुत फोल्ड हुई हुई होती है, इन लार्ज फोल्ड्स ऑफ स्किन होती हैं। अब कोर्टशिप जो है अगर स्नेक की बात करें तो उसमें टेक्टाइल स्टिमुलेशन होता है। टेक्टाइल स्टिमुलेशन, टेक्टाइल कहते हैं टच को, तो ये टच भी करते हैं। या फिर जो मेल है वो अपनी टेल को जो है वो वेव करता है, टेल को लहराता है। या फिर जो है ये अपनी चिन को फीमेल के पास लेके जाता है। एंड देन फिर क्या करता है कि इट एंटवाइंस हिज बॉडी अराउंड हर, अपनी बॉडी को जो है फीमेल की गिर्द लपेटता है और एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करता है। और फिर जो है वो पोस्टीरियर से इंटीरियर, जो फीमेल की पोस्टीरियर बॉडी है उसे इंटीरियर की तरफ जो है वो मूव करता है। रिसर्च इंडिकेट्स डैट लिजर्ड्स एंड स्नेक आल्सो यूज सेक्स फिरोमोन्स। अब जो रिसर्च से पता चला है कि लिजर्ड और स्नेक्स जो है इन्होंने ये सेक्स फिरोमोन्स को भी इस्तेमाल करते हैं। फिरोमोन्स कहते हैं केमिकल्स, ये कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ वोकलाइजेशन के बारे में भी बताया हुआ है, कुछ आवाज़ों के बारे में बताया हुआ है, साउंड्स के बारे में कि इंपॉर्टेंट होती हैं क्रोकोडाइल्स में कि जब इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है तो जो मेल है वो बार्क करता है और कफ को प्रोड्यूस करता है, या फिर जो है ये टेरिटोरियल वार्निंग करता है, बाकी उस टेरिटरी के अंदर बाकी जो मेल्स होते हैं उनको वार्न करता है। रोरिंग वोकलाइजेशन यानी कि ये गरजता है, ठीक है, बहुत डीपली इनकी साउंड होती है, बहुत ज़ोर से ये जो है अपनी साउंड को प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह से ये इस अपनी टेरिटरी को भी महफूज रखता है बाकी मेल से, और फीमेल को भी अट्रैक्ट करने के लिए ये काम आती हैं। और फिर इनकी जो मेटिंग है वो कहाँ पर होती है, इनकी मेटिंग पानी में होती है। अब हम बात करते हैं इसकी पेरेंटल केयर की। तो जो रेप्टाइल्स हैं वो फ्रीली अंडे देती हैं, एक से ज़्यादा अंडे देती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंडे दे रही होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही होगा, एक से ज़्यादा भी होते हैं, कुछ एक भी देते हैं, कुछ जो है वो 10 भी दे देते हैं, 100 भी दे देते हैं। सो ये अपने जो अंडे हैं उनकी केयर नहीं करते। जो टर्टल्स हैं बरी देयर एग्स ऑन द ग्राउंड और इन द प्लांट डेब्रिस, जो भी प्लांट का मटेरियल ज़मीन पे पड़ा होता है उसके नीचे जो है टर्टल्स अपने अंडों को छुपा देते हैं, बरी कर देते हैं। या फिर जो कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो रॉक्स के अंदर या कोई भी डेब्रिस है या कोई भी बिल वगैरह है वहाँ पे अंडे देते हैं। रेप्टाइल्स की 100 स्पीशीज़ ऐसी हैं, 100 स्पीशीज़ जो कि अपने अंडों की केयर करती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है अमेरिकन एलिगेटर की। अमेरिकन एलिगेटर में इन्होंने बताया हुआ है एलिगेटर मिसिसिपेंसिस, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो अमेरिकन एलिगेटर है ये फीमेल बिल्ड करती है, एक नेस्ट बिल्ड करती है जो मिट्टी से मिलकर बना होता है, वेजिटेशन से मिलकर बना होता है, जिसकी हाइट जो है वो 1 मीटर होती है और जो डायमीटर है वो 2 मीटर तक होता है। और बिल्कुल एक माउंट की तरह का, जैसे मट्टी का एक ढेर होता है उस तरह से ये अपना नेस्ट बनाते हैं और इसको मट्टी से और डेब्रिस से फिल कर देते हैं और वहाँ पर जो है अंडों को महफूज रख देते हैं और उनको कवर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो मेल है और जो फीमेल है ये टेम्परेचर को प्रोड्यूस करती है। अब जो फीमेल ऑफ स्प्रिंग है हम बात करते हैं कि टेम्परेचर विद इन द नेस्ट इन्फ्लुएंसेस द सेक्स ऑफ द हैचलिंग्स। तो ये जो इनका मेल होगा या फीमेल होगा तो टेम्परेचर उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो टेम्परेचर अगर बात करें फीमेल के लिए तो टेम्परेचर आर एट और बिलो 31.50 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस फीमेल ऑफ स्प्रिंग। अगर तो टेम्परेचर 31.50 से कम है तो फीमेल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, या अगर टेम्परेचर 32.5 और 33 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में है तो मेल ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है। और टेम्परेचर 32 जो है वो बेस्ट होता है दोनों मेल और फीमेल ऑफ स्प्रिंग्स के लिए। सो ये इनकी जो फीमेल होती है वो नेस्ट के पास ही रहती है जब तक इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती और जो अंडे हैं उनकी हिफाजत करती है।
प्रीडेशन वगैरह से, ताकि कोई भी उनको नुकसान ना पहुंचा सके। फिर जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, अंडों से बच्चे निकलते हैं, तो उनको एग शेल से बाहर निकलने में हेल्प करती है, और फिर अपने मुंह से जो है उनको पिक करती है और उनको पानी में ट्रांसफ़र कर देती है। और ये पूल जो है सतह पर ही, ये क्या करती है, शैलो पूल बनाती है कि इनको जो है सतह पर ही रखती है, ताकि उनको जो है वो हेल्प कर सके, उनको फूड वगैरह में हेल्प कर सके। तो ये जो इनके यंग वंस होते हैं उनके साथ तकरीबन ये 2 साल तक रहती है, और उनको जो इनके फीमेल है वो फीड करते हैं स्मॉल वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को, एंड ड्रॉप्स द फूड फॉर यंग। ये फीमेल जो है इनको खुराक वगैरह में हेल्प कर रही होती है, इनकी प्रोटेक्शन कर रही होती है, और इनके जो यंग वंस होते हैं वो स्क्रैप करते हैं इस फूड को, यानी कि जो भी फूड वगैरह है उसको खुरचते हैं, और जो भी वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स, और फिर उसको खा लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिड्रेशन के बारे में बताया हुआ है कि जो, और ये एक समरी है रेप्टाइल्स की, कि जो आर्कोसौर और जो साइनेप्सिड लिनिएज हैं एंशिएंट रेप्टाइल्स के, ये कहाँ से डाइवर्ज हुए थे? एंशिएंट एमनियोर से डाइवर्ज हुए थे, कोई 280 मिलियन साल पहले। अब अगर आर्कोसौर की लिनिएज की बात करते हैं, तो जो डायनासोर हैं वे बिलोंग करते हैं आर्कोसौर लिनिएज से, और फिर ये जो लिनिएज है इससे आगे क्रोकोडाइल्स बने, और इससे आगे 2 ग्रुप्स की हम बात करते हैं कि इनसे 2 ग्रुप मज़ीद बने, जिसमें पटीरोसोर्स आता है और बर्ड शामिल है। पटीरो कहा जाता है विंग को, और सोरोस कहते हैं लिजर्ड को। अब इनका जो साइज़ था वो एक स्पैरो जितना था, ठीक है, और इनके अगर विंग स्पैन की बात करें तो 30 मीटर तक थे। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि इसकी जो स्टर्नम है वाज अडेप्टेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल। इनकी जो स्टर्नम है वो फ्लाइट मसल्स, यानी कि वो फ्लाइट मसल जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करते थे उसके साथ अटैच होती थी। इनकी जो बोन है वो हॉलो थी और बहुत ज़्यादा लाइट थी, जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सकते थे, उड़ सकते थे। इसके बाद आ जाते हैं बर्ड्स। अब ये कहा जाता है कि जो बर्ड्स हैं वो किसके डिसेंडेंट हैं? वो आर्कोसौर के डिसेंडेंट हैं, जो फ्लाइंग आर्कोसौर से। नेक्स्ट साइनेप्सिड लिनिएज के बारे में बताया हुआ है कि जो साइनेप्सिड लिनिएज है इससे आगे मैमल्स बने। जो लेग्स थी साइनेप्सिड की वो बहुत लॉन्ग थी। इनकी जो बॉडी थी, द बॉडी हेल्ड द अबव द ग्राउंड, यानी कि दे हेल्ड देयर बॉडीज अबव द ग्राउंड। ये उन लेग्स की मदद से ज़मीन पे खड़े हो सकते थे। इनमें जो टीथ और जाज मौजूद थे वो चिविंग और टेयरिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, कुछ चबाने के लिए इस्तेमाल होते थे, कुछ काटने के लिए इस्तेमाल होते थे। और इसकी जो मिडल लेयर था उसमें कुछ एडिशनल बोन्स भी जो हैं वो पाई जाती थी। अब इसमें जो मैमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स थे वो डेवलप हुए थे कार्बोनिफेरस और ट्रायसिक पीरियड्स के दौरान, और फिर फाइनली जो है वो मैमल्स बन गए।